हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा HECP फर्स्ट एड का जो पार्ट 2 है वो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास टॉपिक है फ्रैक्चर्स। क्या है फ्रैक्चर्स? जब हड्डी टूटती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, अ फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज अ ब्रोकन बोन और अ क्रैक्ड बोन। जब हड्डी टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है या क्रैक हो जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर हुआ है। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं कि क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जिसकी हड्डी टूट जाती है? एक तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है वो एरिया। ठीक है, दर्द होने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा, टेंडरनेस हो जाता है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो जाता है अफेक्टेड एरिया पे। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। डिफॉर्मिटी होती है बोन्स की, बोन्स हमारी ब्रेक हो जाती हैं, डिसलोकेशन, अपनी जगह से हिल जाती हैं बोन्स। तो ये हमारे किसके लक्षण हैं? किसी भी फ्रैक्चर के, जब कोई हड्डी टूटती है उसके। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, अब कितनी तरह के फ्रैक्चर होते हैं हमारे पास? पहला है क्लोज्ड फ्रैक्चर। कौन सा है? क्लोज। नाम से पता लग रहा है बंद होगा, दैट मीन्स अंदर ही हड्डी टूटी है, हमें बाहर स्किन से कुछ नहीं दिखेगा। अ बोन इज ब्रोकन बीनीथ द स्किन बट विदाउट इंजरी टू स्किन। स्किन पर कोई इंजरी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हड्डी टूटी है, लेकिन अंदर बोन टूट चुकी है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। फिर होता है हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर। A bone is broken and there is wound leading down to the fracture. In some cases, fractured bone may protrude out through such wounds. कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है कि हड्डी टूटी है और वूंड भी स्किन पर भी हमें दिख रहा है। कुछ फ्रैक्चर्स में क्या होता है, जो हड्डी है, जो टूटी हुई हड्डी है, वो इवन स्किन से भी या वूंड से भी निकल आती है। ठीक है, फिर है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड है फ्रैक्चर विद इन इंजरी टू अ वेसल और अ नर्व और अ वाइटल ऑर्गन। जब हड्डी तो टूटी, साथ में जो वहाँ पे वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई कर रही है, नर्व्स हैं या कोई वाइटल ऑर्गन है जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, उन पर इफेक्ट डाल रही है वो, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। फिर है जनरल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। अब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देते हैं फ्रैक्चर वालों को? डू नॉट मूव फ्रैक्चर्ड पार्ट अनलेस रिक्वायर्ड। बिल्कुल भी ना हिलाओ जहाँ पे हड्डी टूटी है उस पार्ट को। ठीक है, अगर हमें ब्लीडिंग होती दिख रही है, खून आता दिख रहा है, तो उसकी स्टेराइल ड्रेसिंग कर देंगे और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब एक फ्रैक्चर हमें पता है कि इस पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है, उसे कुछ नहीं देंगे बाय माउथ, खाने को पीने को कुछ नहीं देंगे। ठीक है, इफ द विक्टिम इज सफरिंग फ्रॉम शॉक द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर शॉक में बी गिवन। अगर लग रहा है हमें कि पेशेंट को शॉक है तो पहला ट्रीटमेंट हम उसे शॉक का देंगे, फिर हड्डी टूटने का कुछ करेंगे। ठीक है, टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ओके, स्पेशल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर फॉलोइंग फ्रैक्चर्स। स्पेशल ट्रीटमेंट किन किन के लिए चाहिए? जैसे कोई स्कल फ्रैक्चर है, ठीक है, इन एन एक्सीडेंट अ सीवियर ब्लो टू हेड में कॉज स्कल फ्रैक्चर। एक एक्सीडेंट हुआ, एकदम से सर पे कुछ हैवी चीज़ लगी जिसकी वजह से जो स्कल है उसने उसके मतलब वो एक हड्डी है जो ब्रेन को अंदर रख रही है, दिमाग के ऊपर कवरिंग बना के रख रही है, तो वो टूट जाती है किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, अगर उस पर काफ़ी जोर पड़ता है तो हमें क्या क्या लक्षण उसके देखने को मिलेंगे? अनकॉन्शियस, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। ठीक है, नोज से, माउथ से, ईयर से खून आना शुरू हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हेड मसल्स का, आईलिड्स का पैरालिसिस हो जाएगा, टंग का पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या देंगे? विक्टिम को मूव नहीं करना हमें। ठीक है, अगर फेस कलर रेड हो रहा है तो उसका हेड और शोल्डर हम रेज करेंगे, थोड़ा सा नीचे तकिया वगैरह रख के। ठीक है, अगर फेस कलर पेल है तो उसकी लेग्स को ऊपर करेंगे ताकि क्या हो सके, ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ जा सके। ठीक है, उसकी जो क्लोथ है उसको थोड़ा लूज कर देंगे अराउंड द नेक, चेस्ट एंड ट्रंक एरिया पे। अगर स्कैल्प से ब्लीडिंग हो रही है तो स्टेराइल ड्रेसिंग लगाएंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, मॉडरेट सा प्रेशर देंगे उसको, उसे बाय माउथ कुछ नहीं देंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन CPR भी दे सकते हैं। ओके, फिर है नेक एंड स्पाइन फ्रैक्चर। ठीक है, अगर कोई गर्दन का या पीछे रीढ़ की हड्डी का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तब क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? एक तो बहुत ज़्यादा दर्द होगी उस रीजन में, पैरालिसिस हो जाएगा बॉडी का बिलो द इंजरी स्पॉट, जहाँ पर भी इंजरी हुई है उसके नीचे जितना भी पार्ट है बॉडी का उसको पैरालिसिस होने का खतरा है। ट्रीटमेंट वही है कि मूव नहीं करेंगे जब तक हमें लगेगा। ठीक है, अगर हमें मूव करना है तो फर्म सपोर्ट देकर उसे मूव करेंगे। ठीक है, विक्टिम का ध्यान रखेंगे उसके हेड और स्पाइन का कि वो एक लाइन में रहे, इधर उधर ना चला जाए। ठीक है, विक्टिम को रोटेट नहीं करने देंगे अपना हेड, उसका हेड आई मीन। ठीक है, और मूविंग जल्दी से जल्दी विक्टिम को हॉस्पिटल मूव करने की कोशिश करेंगे। ओके,
अब है हमारे पास सनस्ट्रोक। क्या है? सनस्ट्रोक टॉपिक। सनस्ट्रोक इज एन इंजरी कॉज्ड बाय एक्सट्रीम हीट। नाम से पता लग रहा है सन पे बहुत हीट होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो इंजरी होती है उसे बोलते हैं सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक अकर्स कॉमनली इन एल्डर पर्सन्स। थोड़े एल्डर पर्सन्स में देखा जाता है ये, ठीक है, जिनका ज़्यादा हेड एक्सपोज रहता है टू द सन हीट। मतलब बाहर जो ज़्यादा घूमते हैं, जिनका डायरेक्ट मतलब कोई टोपी वगैरह नहीं डालते, डायरेक्ट सन से उनका हेड एक्सपोज होता है, उनको ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। पर्सन हु वियर अ हॉट और एंड कूल क्लोथिंग एंड ऑल्सो कंज्यूम अ प्लेंटी ऑफ वाटर मे नॉट सफ़र फ्रॉम सनस्ट्रोक प्रॉब्लम। जो पर्सन हॉट और कूल यहाँ पे आएगा हैट, सॉरी, जो पर्सन हैट वियर करते हैं, कूल क्लोथिंग वियर करते हैं, ठीक है, और प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हैं, तो वो उनको सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव स्वेटिंग, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, ठीक है, उसके क्लोराइड्स लॉस होंगे पसीने में, ठीक है, तो उसे सॉल्ट इनटेक अपना बढ़ाना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना सके और अपने आप को बचा सके सनस्ट्रोक से, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? विक्टिम को हम फटाफट अंदर लेके जाएंगे, इंडोर लेके जाएंगे, बाहर से अंदर लेके जाएंगे, उसके कपड़े उतारेंगे, ठीक है, उसकी बॉडी को ठंडा करेंगे, कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग करेंगे। अगर विक्टिम कॉन्शियस है तो उसे प्लेंटी ऑफ वाटर पिलाएंगे और सॉल्ट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, और ट्रांसफ़र करेंगे विक्टिम को हॉस्पिटल एट द अर्लीस्ट, अगर हमें ज़्यादा सीवियर केस लग रहा है, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्प्लिंट्स। स्प्लिंट्स क्या होते हैं? स्प्लिंट्स आर द रिजिड मटेरियल यूज टू फिक्स एंड्स ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन एंड टू मेक इट इमोबिलाइज एज नियरली एज पॉसिबल। स्प्लिंट्स क्या है? रिजिड मटेरियल। रिजिड होता है हार्ड, ठीक है, मतलब एक सख्त मटेरियल है जो फिक्स करता है, जो हड्डी टूटी है, जैसे ये हड्डी टूटी है, यहाँ से ये जुड़ी हुई थी वैसे, तो इनको इकट्ठे जोड़ने के लिए, इनको इमोबिलाइज करने के लिए हम स्प्लिंट्स का यूज़ करते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं, ये वही होता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक। कैसे बने? वुडन प्लैंक के हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, कार्डबोर्ड के हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्प्लिंट में आ जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं? नी स्प्लिंट जो नीज पे लगता है, क्लेविकुलर जो क्लेविकल पे लगता है, प्लास्टर स्प्लिंट जो हम यूजुअली लगाते हैं, ठीक है, टेलर स्प्लिंट भी होता है और नी स्प्लिंट विद प्रोटेक्टर भी होता है, ठीक है। फिर है एलिमेंट्स ऑफ माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग। अब क्या क्या चीज़ें, हमें कोई माइनर सर्जरी करनी हो या किसी को पट्टी करनी हो तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है? एक तो एब्जॉर्बेंट कॉटन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, टेप की ज़रूरत पड़ती है, ड्रेसिंग बैंडेजेस की ज़रूरत पड़ती है, कैंची की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट फोर्सेप्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप वही आ गया फोर्सेप्स में ही, ठीक है, सूचर सर्जिकल नीडल की ज़रूरत पड़ती है, नीडल होल्डर की, नीडल पकड़ने वाले की, ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे नाइट्रोफ्यूराजोन क्रीम या सिट्रीमाइड क्रीम, इन सब क्रीम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, या लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन वगैरह। हमें कोई सूचर लगाना है तो हम पहले एनेस्थीसिया देंगे, फिर उसके बाद सूचर लगाएंगे, है ना। तो ये एलिमेंट्स है, कोई माइनर सर्जरी परफॉर्म करनी हो या ड्रेसिंग करनी हो तो ये सारी चीज़ें उसमें लगती हैं। अब है हमारे पास टॉपिक पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग क्या होता है? पॉइजनिंग इज डिफाइंड एज द एंट्री ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अपॉन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं ये? पॉइजनिंग क्या होता है कि एंट्री होना पॉइजनस सब्सटेंस का, कोई भी पॉइजन, किसी भी जहर का बॉडी में एंटर होना इंडिविजुअल के और या फिर उसके सरफेस पे आ जाना, उसे हम बोलते हैं पॉइजनिंग। पॉइजन होता क्या है? वो सब्सटेंसेस हैं, वो पदार्थ हैं जो कि हार्मफुल और टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी पर, बहुत खतरनाक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी पर, ठीक है। और ऐसे पॉइजन का बॉडी में चले जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉइजनिंग, ओके। फिर है रूट्स ऑफ पॉइजनिंग। अब क्या क्या रास्ते हैं जिससे हमें पॉइजनिंग हो सकती है? एक तो है ओरल रूट, कि आपने खाया, कोई कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है जिसमें पहले ही जहर मिला हो, ठीक है, कोई इंसेक्टिसाइड गलती से खा गए, कोई पेस्टिसाइड खा गए, कीटनाशक, ठीक है, कोई अल्कोहल पी ली जो खराब है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली, ठीक है, ले लिया, नारकोटिक्स ड्रग्स ले ली, ये सारे पॉइजनिंग करते हैं बाय ओरल रूट। फिर आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन की आपने कोई चीज़ सूंघ ली, आपके नाक के थ्रू वो चली गई, जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ लें, ठीक है, डेंस स्मोक फ्रॉम फायर, ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा आग लगी और आपने काफ़ी वहाँ पे स्मोक ज़्यादा हो वो भी चली गई तो वो उसकी भी पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। कोई फ्यूम्स है पॉइजनस केमिकल के, वो भी पॉइजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंजेक्शन के थ्रू भी, इंजेक्शन ऑफ नारकोटिक्स, हिप्नोटिक्स, इनके जो इंजेक्शन है उससे भी पॉइजनिंग हो सकती है। स्किन पॉइजनिंग और कंट्रैक्ट पॉइजनिंग, जिसमें पेस्टिसाइड्स आपके स्किन पे लग गए, BHC लग गए, इरिटेंट लग गए, कोई केमिकल्स लग गए, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर है बाइट्स। बाइट्स क्या, कोई काट जाए,
कोई डॉग की बाइट, कैट की बाइट, स्नेक की बाइट, बी की बाइट, तो ये सारे आपको रूट्स हैं जहाँ से पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड पॉइजनिंग इंसिडेंट्स। अब कैसे आप पॉइजन जो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हो आप। डिस्कार्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो एक्सपायरी हो गई है मेडिसिन को उन्हें फटाफट आपको फेंक देना चाहिए, उनकी एक्सपायरी डेट जल्दी जल्दी चेक करते रहना चाहिए दवाइयों की। ठीक है, मेडिसिन को हमेशा लाइट में रखें सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है रैपर पे वो आपको दिख सके ईजिली। ठीक है, जो पॉइजनस केमिकल्स हैं उनको लेबल करके रखो, ठीक है, ताकि पता लग जाए, और बच्चों से दूर रखो। ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं खेलते हुए कभी मुंह में डाल ली चीज़, है ना। फिर डिस्ट्रॉय एम्प्टी कंटेनर्स वेरी प्रॉपरली एंड इमीडिएटली टू अवॉइड द मिसयूज। और कोई खाली कंटेनर है, ठीक है, उनको बहुत ध्यान से यूज़ करो। ठीक है, या फिर अगर नहीं करना चाहते हो तो फेंक दो, है ना। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और एनी सच फ्यूल मटेरियल जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होती है, वो काम आपको क्लोज रूम में नहीं करने हैं, खुले में करो। ठीक है, एग्जामिन फ्रीक्वेंटली पॉइजनस प्लांट फ्रॉम सराउंडिंग एंड रिमूव देम इमीडिएटली। कोई भी अगर पॉइजनस प्लांट आपको लगता है कि ये पॉइजनस प्लांट है, इसको अपनी सराउंडिंग में से निकाल दो और उसे वहाँ से रिमूव कर दो इमीडिएटली। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं, गलती से बच्चे खा जाते हैं, हाथ उसमें लगा लेते हैं, फिर वही हाथ मुंह में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, फूड मटेरियल को अपने ढक के रखो ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो पाए फूड की। ठीक है, अब है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू पॉइजनिंग। अब क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम फर्स्ट एड पॉइजनिंग वाले को। अगर तो पर्सन कॉन्शियस है, होश में है, तो वॉमिटिंग लाएंगे, उसको वॉमिटिंग इंड्यूस कराएंगे एमेटिक्स। एमेटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करवाती हैं। ठीक है, जैसे सिरप, एपिकेक हो गया, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें देंगे ताकि उसको वॉमिटिंग आए और जो पॉइजनिंग हुई है वो निकल सके उसके साथ। ठीक है, कलेक्ट एंड प्रिजर्व द वॉमिटिंग मटेरियल। अगर वो वॉमिट करता है तो वो मटेरियल को आप संभाल के रखो। ठीक है, उससे आइडिया मिल जाता है कि कौन सी तरह का पॉइजन इसने खाया है, तो एंटीडोट, उसको ख़त्म करने की जो दवाई है वो ढूंढने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर पर्सन अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या सस्पेक्टेड टू हैव कंज्यूम एसिड या एल्कली ली है उसने, तो वॉमिटिंग आप इंड्यूस नहीं करवाएंगे। ठीक है, इफ द इंजेस्टेड पॉइजन इज अवेलेबल इन स्टमक इट शुड बी डिल्यूटेड बाय मिल्क और वाटर। अगर वो अभी भी स्टमक में प्रेजेंट है जो पॉइजन लिया है, तो डिल्यूटेड मिल्क या वाटर आप डाल दो। ठीक है, इफ द पॉइजनिंग हैज कॉज्ड इंटरफेरेंस इन ब्रीदिंग, अगर सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है पॉइजनिंग की वजह से, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना स्टार्ट कर दो, माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज। ठीक है, इफ द सिम्टम्स आर सीरियस, अगर सिम्टम्स ज़्यादा ही सीरियस है, डॉक्टर को बुलाओ इमीडिएटली और ट्रांसफर करो उसे हॉस्पिटल तक। ठीक है, पहले हमें ट्राई करना है कि हम लोकेट कर सकें कि किस वजह से इसको पॉइजनिंग हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और इन्फॉर्म करें डॉक्टर को, क्योंकि क्या होता है, ईजी हो जाता है फिर उसकी दवाई ढूंढनी। ठीक है, पॉइजनिंग इज अ सीरियस मैटर एंड इन मोस्ट केसेस पुलिस हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर पॉइजनिंग हुई है तो वो एक सीरियस मैटर है, पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फिर है जनरल ट्रीटमेंट फॉर पॉइजनिंग। जनरली आप क्या करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ अ पॉइजनिंग केस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, जितना भी अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है पॉइजन, बचा हुआ है, तो उसे हम रिमूव करते हैं बॉडी में से। एंटीडॉट देते हैं। एंटीडॉट क्या है, मतलब जो पॉइजन इफेक्ट कर रही है उसका जस्ट ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो दवाई, उसे बोलते हैं एंटीडॉट। ठीक है, एलिमिनेशन कराओ पॉइजनिंग की, एक्सक्रीशन करवाओ उसकी। ठीक है, या सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, सिम्टम जो जो आ रहे हैं, सांस नहीं आ रहा तो ऑक्सीजन दे देंगे, ऐसे ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करो। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द बॉडी कैसे करेंगे, जैसे गैस पॉइजनिंग हुई है, पेशेंट को शिफ्ट करेंगे एक ओपन एरिया में ताकि क्लीन और फ्रेश एयर उसे मिल सके। ठीक है, फिर उसकी वजह से गैसियस पॉइजन निकल जाएगा। ठीक है, विक्टिम रूम को वेंटिलेट रखो, डोर खोलो, विंडोज खोलो, ओवर क्राउडिंग ना करो वहाँ पे। ओके, अगर लोकली उसे स्किन पे लगा है, बॉडी सरफेस पे लगा है, तो उसे वॉश करो। ठीक है, और रीवॉश करते जाओ बाय प्लेन वाटर। ठीक है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वॉमिटिंग इंड्यूस करवा दो। अगर अनकॉन्शियस है तो स्टमक वॉश करेंगे या गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। ठीक है, एक स्टमक ट्यूब डाल के अंदर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीडॉट। अब कैसे, एंटीडोट इज अ सब्सटेंस विच स्टॉप्स द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीडोट क्या है, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो कि जो पॉइजन एक्शन कर रहा है उसको स्टॉप करेगा, उसका उल्टा एक्शन करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीडोट्स फॉर पर्टिकुलर केस ऑफ पॉइजनिंग आर कुछ, जैसे है आर्सेनिक की पॉइजनिंग हुई है। ठीक है, तो हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, डाइमर कैप्रोल दे सकते हैं।
ठीक है। अगर लेड की पॉइजनिंग हुई है तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक दे सकते हैं। ओपीएम की पॉइजनिंग हुई है तो नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट्स है पर्टिकुलर केसेस के लिए, ठीक है। व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन, जब हमें पता नहीं होता तो हम यूनिवर्सल एंटीडोट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जैसे हमें पता ही नहीं, अब जैसे यहाँ हमें पता था कि आर्सेनिक की है तो हम ये दे सके ना, अगर नहीं पता होता तो हम उस जगह यूनिवर्सल एंटीडोट देते, जैसे कि चारकोल हो गया, ठीक है। कंपोजिशन क्या होती है यूनिवर्सल एंटीडोट की, मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं 1 पार्ट में, टैनिक ऑक्साइड 2 पार्ट, एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट और वार्म वाटर, इन सब का जो मिक्सचर होता है वो ओरल ड्रिंक की तरह विक्टिम को पिला दिया जाता है, जो कि एंटीडोट की तरह यूनिवर्सल एंटीडोट हर पॉइजन के लिए काम कर जाता है कई बारी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, अब जो एब्जॉर्ब हो गया, ये तो हमने अनएब्जॉर्ब निकाला, अब एब्जॉर्ब हो गया उसका क्या करें, या तो एक्सक्रीशन करवाओ या डेफिकेशन करवाओ, ठीक है। डायूरेटिक्स दे सकते हैं मैनिटोल, क्योंकि उससे यूरिनेशन होगा जिसकी वजह से जल्दी पॉइजन बॉडी में से बाहर निकलेगा। जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो एल्कलाइन यूरिन में रिलीज होंगी और जो बेसिक ड्रग्स हैं वो एसिडिक यूरिन में रिलीज होंगी, ठीक है। तो अगर हमें एक्सक्रीट करवाना है पॉइजन को तो नेचर ऑफ यूरिन हमारी हेल्पफुल होती है उसके लिए, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैसे देंगे, रेस्पिरेशन, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो रेस्पिरेशन मेंटेन करेंगे, कार्डियक मसाज कर सकते हैं, ठीक है। आईवी ग्लूकोज सलाइन दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बचाने के लिए कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, तो ये चीज़ें हम उसको दे सकते हैं। लास्ट है हमारे पास एंटीडोट्स फॉर स्पेसिफिक पॉइजनिंग, कोई पॉइजनिंग हुई है उसके लिए क्या क्या एंटीडोट्स दे सकते हैं देख लेते हैं। आर्सेनिक, बिस्मिथ, मर्करी, कॉपर, गोल्ड एंड अदर हैवी मेटल का अगर हमें क्या हुआ है पॉइजनिंग हुई है तो हम उसके लिए देते हैं BAL, दैट इज डाइमर कैप्रोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है, ओके। फिर क्या है, लेड, मरकरी, कॉपर, कोबाल्ट, कैडमियम, आयरन, निकल, इनकी अगर पॉइजनिंग हुई है तो EDTA देते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हैवी मेटल की हुई है तो पेनिसिलामिन देते हैं, चिलेटिंग एजेंट ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये बहुत हायर एफिशिएंसी का हमारा चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है। आयरन की पॉइजनिंग हुई है तो डेस्फिरॉक्सामिन दे सकते हैं, ये भी चिलेटिंग एजेंट है। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की हुई तो डाई एसिटाइल मोनोक्सिम दे सकते हैं या ट्रोपिन सल्फेट भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉलिनेस्ट्रेस रिएक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर है, ओके। ओपीएम की पॉइजनिंग हुई है तो नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। कोकेन की हुई है तो अमाइलिन नाइट्रेट दे सकते हैं। डिजिटेलिस की हुई है तो लिग्नोकेन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिकमेंडेड एंटीडोट्स हैं जो इन पर्टिकुलर पॉइजनिंग में दे सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो हम उस केस में कौन सी देते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट्स देते हैं। क्या देते हैं हम उस केस में, यूनिवर्सल एंटीडोट्स देते हैं, ओके। सो होप आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया हो अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।